गोदावरी देवी रामचंद्र प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर नरकटियागंज। नया आचार्य सुरेश कुमार यादव आपको विषय इतिहास सप्तम अ के बयान को बताया हूँ। कल बार पढ़ने के लिए भी मैं दिया था। अभी खिल्जी वंश के बारे में बताऊंगा। जो बलबन के मरने के बाद में बलबन शासक बहुत कमजोर थे। उसके पोते ने 1290 में उसको कत्ल कर दिया और दिल्ली पर खिल्जी वंश का अधिकार हो गया। खिल्जी वंश का प्रथम शासक जलालुद्दीन खिल्जी था। उसने अपने भतीजा को दक्कन के राज को देवगिरी के इलाके को विजय करने के लिए भेजा था। उसका भतीजा इतना ईमानदार था कि वहां से जीत कर बहुत सा धन दौलत लेकर उसके पास आया। लेकिन वह जलालुद्दीन इतना गद्दार था कि जब उसका भतीजा उसको धन दौलत और सभी दे रहा था तो भरे सभा में उसके पेट में खंजर घोंपकर अलाउद्दीन की हत्या कर। इस प्रकार वह एक गद्दार व्यक्ति था जलालुद्दीन, जिसने अपने वंश की परंपरा को पर जो है कुठाराघात किया था। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी एक कुशल प्रशासक और विद्वान सेनापति भी था। वह जो है दूसरा अलेक्जेंडर बनना चाहता था। 1299 में गुजरात तथा मालवा, 1301 में रणथंभौर और 1303 में मेवाड़ के चित्तौड़ के किले पर उसने विजय हासिल की थी। चित्तौड़ के किले के आक्रमण के दौरान राजपूत महिलाओं ने जौहर किया था, क्योंकि जौहर वह व्रत है जिसमें महिलाएं शत्रुओं के हाथ न आकर अपने आप जो है स्वयं चिता में जलकर भस्म हो जाती है और मर जाती थी। अलाउद्दीन को एक बड़ी सेना के रख रखाव के लिए धन की आवश्यकता थी, अतः उसने धनाढ्य लोगों पर कर लगाया। जो सरदार उनके जो है करों पर नजर रखते थे, बाजार पर नियंत्रण किया था। उसने सिपाहियों को भोजन के लिए पैसे की जरूरत, अन्न की जरूरत, कपड़ों की जरूरत थी, अतः उसने आम लोगों को भी राहत पहुंचाने के लिए इन सब चीजों पर ज्यादा कर नहीं लगाया। अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त किया था, पहला सुल्तान। उसने सेनापति काफूर को दक्षिण पर विजय के लिए भेजा। 309 से लेकर 313 के बीच उसने देवगिरी के जादव, पारंगलों के कतार की काकृतियों, द्वार समुद्र के होसलों और मदुरई के पांडेय शासकों को अपने अधीन कर लिया था। द्वार समुद्र और वारंगल के शासकों ने अपनी अपार संपत्ति और सभी हाथी ये मलिक काफूर को सौंप दिया था। दक्षिण भारत के शासकों ने उसके राज को लौटा दिया। इस संपत्ति खिराज में उपहार में जो सामान दिए जाते हैं नियमित रूप से देते रहेंगे। अलाउद्दीन के शासनकाल में मंगोलों ने अनेक बार दिल्ली पर कब्जे किए, किंतु अलाउद्दीन ने उसके हमले को विफल कर दिया था। अलाउद्दीन का साम्राज्य अशोक के साम्राज्य से बहुत विशाल था। खिलजी वंश के अंतिम शासक खुसरो खान का उसके विद्रोही सेनापति गाजी मलिक ने कत्ल करा दिया और स्वयं जो है दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। अब इसके बाद में होता है शुरू तुगलक वंश। गाजी मलिक के खिलजी वंश समाप्त कर दिया और गियासुद्दीन तुगलक, ये तुगलक वंश इसके बाद में होता है। जिसका शासन तुगलक वंश का 1320 से 1414 का माना जाता है। कहता है मोहम्मद बिन तुगलक एक महान विद्वान भी था और इतिहासकार इसके विभिन्न व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए इसे एक सन की सुल्तान भी कहा है मोहम्मद तुगलक को। कभी कभी वह इस तरह का कार्य कर बैठता था जिससे लोग उसे सन की सुल्तान भी कहते थे। गंगा और जमुना के बहुत से उपजाऊ वाले इलाकों को उसने अपने अंदर किया था।
अपना राजस्व बढ़ाने के लिए मोहम्मद तुगलक ने इस उपजाऊ क्षेत्र के कर के दरों को बढ़ा दिया था और साथ साथ सैकड़ों को इससे परेशान होकर जंगल में चले गए, जमीन बंजर की गई। बाद में मोहम्मद तुगलक ने उदारतापूर्वक राहत पहुंचाने का काम किया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। राजधानी का हस्तांतरण याद रखिएगा 1327 ईस्वी में इसी मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दक्कन में देवगिरी स्थानांतरित करने का फैसला किया और की राजधानी के सल्तनत के बीच स्थिति थी। सभी दरबारियों सभी को कहा कि देवगिरी चलो। रास्ते में वो दिल्ली से 1550 किलोमीटर की दूरी थी। जाने में सभी लोग अस्त व्यस्त हो गए और वो जो है बहुत से लोग बीमार पड़ने लगे। अतः बीच रास्ते पे ही फिर मोहम्मद तुगलक ने कहा कि फिर वापस दिल्ली चलो। देवगिरी का रास्ता उसने समाप्त कर दिया। इसलिए इसे ऐतिहासिक भाषा में पागल सुल्तान भी मोहम्मद तुगलक को कहा जाता है। कहता है ये मोहम्मद तुगलक ने वही देवगिरी को दौलताबाद भी कहा जाता है। दौलताबाद से दिल्ली और दिल्ली से दौलताबाद, ऐसा लोग करते हैं। सांकेतिक मुद्रा अपने गलत बातों के कारण मोहम्मद बिन तुगलक ने काफी नुकसान उठाना उसे पड़ा। सोने चांदी के सिक्कों के बजाय तांबे और पीतल के सिक्के चलाने का फैसला किया। सुल्तान ने आदेश जारी किया कि लोग सिक्कों के सोने और चांदी के रोग में लाया शिकायत करे और सफल सिद्ध हुआ। सोने और चांदी के सिक्के बाजार से गायब हो गए और लोग जो है अपने घरों में ढाले गए नुकीले सिक्के प्रचलन में आ गए। बाजार और व्यवसाय रुक सा गया, शाही खजाना खाली हो गया और साम्राज्य की प्रतिष्ठा को गहरा झटका लगा। सैन्य अभियान सुल्तान भारत और चीन पर अधिकार करना चाहता था। लगभग 1 वर्ष तक वो अपने हमले की तैयारी में जुटा, किंतु बाद में उसका विचार त्याग दिया। शाही खजाने पर इसका दबाव पड़ा। फिरोजशाह तुगलक 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई और बदाउद्दीन ने उसकी मृत्यु प्रतिज्ञा करते हुए लिखा है अंततः सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिली। कहने का मतलब है वह उल्टा सीधा अपने शासनकाल में करता था, इसीलिए प्रजा भी अमन चैन की सांस लेने लगी जब वह मरा। कहता है उससे अत्यधिक कठिन परिस्थितियों का सामना मोहम्मद तुगलक के समय ही साम्राज्य का विघटन शुरू हुआ था। सेना सरदार और बेमा सवेराज के शासन में दखलंदाजी करने लगे थे। फिरोजशाह तुगलक आगे विकास सेनापति था, किंतु उसने साहस और देश निश्चय की कमी थी। उसने बंगाल पर 2 बार चढ़ाई की, किंतु दोनों बार असफल हो गया। इस प्रकार फिरोजशाह तुगलक का शासन शांतिमय शासन था, लोक कल्याण की ओर से विशेष ध्यान था। उसने खेती के सुधार के उपाय किए, बंजर भूमि को उपजाऊ बनवाया और खेती भी करवाई। उसने नहरें भी मरम्मत करवाई, नए नहरें गिराई, उसने करों को हटा दिया। फिरोजशाह तुगलक के अधिकारी कहता है कि उसके सारे आयोग थे। 1388 में उसकी मृत्यु हो गई। उसके वंशज एक दूसरे से विरुद्ध फूट खड़े हुए, साम्राज्य का विघटन हो गया। इस प्रकार तुगलक के पास केवल पंजाब और दिल्ली रह गए। तैमूर लंग का आगमन 1398 में। तैमूर लंग एक लंगड़ा सम्राट था। तैमूर लंग तमरलेन के नाम से नहीं जाना जाता है। वह मध्य एशिया में वर्ष का शासक था। तमिल नगर में 1328 में दिल्ली पर आक्रमण किया तो खास विरोध का सामना से नहीं करना पड़ा। मंगोल आक्रमणियों की तरह लोगों को लूटना डरावा किया। लोगों ने विरोध किया तो उसका कत्लेआम शुरू कर दिया। आतंक का कार्रवाई लगभग 15 दिन तक चलती रही। इसके बाद वह दिल्ली से लौट गया और रास्ते में मेरठ, हरिद्वार, नगरकोट और जम्मू में भी लूटपाट उठाई। वह अपने साथ धन दौलत के अलावा बड़ी संख्या में दस्तकार, कलाकार और घोर निर्माताओं को भी समरकंद ले गया। बस आज इतना ही। दूसरे दिन शायद पढ़ाएंगे। अभी आप लोग प्रार्थना लिखिए।
बारे में लिखें। दूसरा, दैनिक